हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार का भौतिक विभाजन कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसके बारे में समझेंगे। और यह बिहार का सीरीज चल रहा है और यह दूसरा क्लास है, सेकंड क्लास है। और साथ में समझेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हो सकता है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आइए समझते हैं बिहार का भौतिक विभाजन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह दूसरा क्लास है। आइए देखते हैं। एकदम मैप से समझिए, मैप से आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहला वीडियो में बताया था, इसका जो भौतिक विभाजन है, एक पर्वतीय क्षेत्र है जो हिमालय की तरफ से है, समझ गए। एक मैदानी क्षेत्र है जो बीच वाला है। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, एक है उत्तर की तरफ, एक है दक्षिण की तरफ, समझ गए। और दक्षिण के क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर के जो क्षेत्र आता है झारखंड वाला, इसे बोलते हैं पठारी क्षेत्र। 3 से 4% एरिया है बिहार का, समझ गए। यहीं पे चूना पत्थर से लेके बाकी जो जितने भी धारवाड़ हो, चाहे मुंगेर वाला क्षेत्र हो, खड़गपुर की पहाड़ी हो, चाहे विंध्य क्रम की चट्टानें हो, जो रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र है, इसे पठारी एरिया बोलते हैं, समझ गए। और इस उत्तर वाले एरिया को पर्वतीय एरिया बोलते हैं या तराई वाला एरिया बोलते हैं। इसको जब बांटेंगे 3 भागों में बांटेंगे, समझ गए। एक पर्वतीय भाग बांटेंगे, दूसरा में मैदानी हो गया। देखिए, एक में पर्वतीय बांटेंगे, दूसरा में मैदानी हो गया, और तीसरा में पठारी भाग बांटेंगे, जो कि झारखंड के पठारी क्षेत्र का यह अंश है। दक्षिण का पठारी भाग बांटेंगे। इसे मेंस में ऐसे ही लिख सकते हैं आप, समझ गए। आइए समझते हैं। और भारत, मैंने बताया था कि भारत तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में है, समझ गए, उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। और बिहार भी उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। उत्तर पूर्व, देखिए, बिहार भी उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। जैसा कि पहला वीडियो आप देखे होंगे तो अब समझ में आ गया होगा। ये दिशा डायरेक्शन है, तो उत्तर पूर्व में यही हो गया, समझ गए। उत्तर पूर्व में तो ये बैठा हुआ है, भारत है, तो भारत के अंदर में ही बिहार राज्य है। इतना समझ गए। एक हो गया पर्वतीय भाग, दूसरा हो गया मैदानी भाग, और तीसरा हो गया पठारी भाग हो गया। इतना बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक से समझ गए। ये बिहार का मैप है। आइए देखते हैं। जैसा कि यही मैंने आपको मैप बना कर दिया हूँ। ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया, बीच में मैदानी क्षेत्र हो गया, और ये दक्षिण में पठारी क्षेत्र हो गया, समझ गए। यही फिजिकल विभाजन है। 3 भागों में बांटा जा सकता है बिहार को भौतिक विभाजन के रूप में। आइए देखते हैं। देखिए, बिहार का भौतिक विभाजन, इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन है, आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस कोना वाला को शिवालिक क्षेत्र है, जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी वाला एरिया है, पश्चिमी चंपारण वाला। इसे ये शिवालिक का अंश पाया जाता है, समझ गए। तो ये पूरे मिल के शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र हो गया। नेपाल से जब ये नीचे उतरिएगा बिहार वाले क्षेत्र में, ऊपर वाले जैसे किशनगंज हो, अररिया वाले हो, चाहे सुपौल वाले हो, तो उस एरिया में ऊपरी भाग तराई क्षेत्र बोला जाता है। इसीलिए बोलते हैं शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र बोलेंगे। ये समझ में आ गया। आइए, ये तो आपको मैप देख लिए, अब इसका समझते हैं। देखिए, शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र हो गया, ये समझ गए। एक भाग याद करके रखिएगा। दूसरा हो गया, गंगा नदी को बीच भाग में बांटते हैं, तो ये मैदानी भाग हो गया। और तीसरा कौन हो गया, दक्षिण के पठारी भाग, जो कि छोटा नागपुर के अंश वाला क्षेत्र है, झारखंड के पठारी क्षेत्र का अंश है, समझ गए। तो दक्षिण के पठारी भाग इसे बांटते हैं। तो 3 भागों में याद करके रखिएगा, 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे ही एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आइए देखते हैं एक एक करके, और तीनों समझ में आ जाएगा। देखिए, शिवालिक का, गौर फरमाइएगा, देखिएगा, गौर से समझिएगा, ठीक है। शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र, इसका हेडिंग हो गया। मेंस में इसी तरह लिखना होगा आपको। यह क्षेत्र 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसा कि देखिए, आपको मैप से बताते हैं। देखिए, मैप से जितना भी चीज़ है, मैप से आप पढ़िएगा तो मैप से आप ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। देखिए, जो ये शिवालिक का क्षेत्र हो चाहे तराई वाला हो, तो 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ऊपर वाला क्षेत्र, ठीक है। और इसे 3 छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। शिवालिक और पर्वतीय क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है, इसे 3 छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। जैसा कि रामनगर दून एक में हो गया, दूसरा में सोमेश्वर की घाटी हो गया। जैसा कि मैंने बताया है कि 2 पहाड़ियों के
बीच का बड़ा क्षेत्र घाटी होता है और दो पहाड़ियों के बीच में संकरा रास्ता यानी कि सकरा रास्ता बोलते हैं उसे उसे दर्रा बोलते हैं। समझ गए? जैसे मणिपुर वाले तरफ देखे होंगे, चाहे सिक्किम में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, तो दर्रा है और घाटी बड़ा क्षेत्र होता है, जिसमें दो पहाड़ियों के बीच में पतला क्षेत्र होता है, दर्रा होता है, और चौड़ा क्षेत्र कौन सा हो गया? घाटी हो गया। तो रामनगर दून है, जिस तरह देहरादून देखते हैं, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है, उसी तरह दून है। समझ गए? इसमें छोटी छोटी पहाड़ियों का श्रृंखला बना हुआ है, छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, जो 214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ गए? 214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, काफ़ी बेहद बेहतरीन जगह है ये। रामनगर दून है, इसमें छोटी छोटी पहाड़ी का क्रम है, जो कि 214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रामनगर दून बोलते हैं। समझ गए? अब देखिए सोमेश्वर की घाटी, यहाँ पे सोमेश्वर चोटी है, 874 मीटर ऊंची है, 874 मीटर ऊंची है। इसमें नदी के काट छाट इतना होता है, काट छाट के कारण कई दर्रे बने हुए हैं। तो दो पहाड़ियों के बीच में पतला रास्ता क्या हो गया? दर्रा होता है। जैसे सोमेश्वर की पहाड़ी, भिखना ठोड़ी, मरवट दर्रा प्रमुख है। मरवट दर्रा एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है ये। तो सोमेश्वर हो, चाहे भिखना ठोड़ी हो, चाहे मरवट दर्रा हो, प्रमुख है। यह दर्रा नेपाल और भारत से संपर्क या नेपाल या बिहार से संपर्क साझा करता है और रास्ता बना हुआ है। समझ गए? तो पहला हो गया रामनगर दून और दूसरा हो गया सोमेश्वर की घाटी हो गया। अब देखिए तीसरा है दून है। दून, यह घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में पड़ता है। रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में पड़ता है। यह 24 किलोमीटर लगभग लंबी है। समझ गए? इस घाटी को हरदा नदी घाटी बोलते हैं, हरदा नदी घाटी बोलते हैं। जैसे एग्जाम में पूछेगा कि हरदा नदी घाटी किसे बोलते हैं, तो दून घाटी को बोलते हैं। और रामनगर दून एवं सोमेश्वर श्रेणी के बीच में यह पड़ता है। तो 3 भागों में बांट दिए। शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र, एकदम सिंपल में पढ़िए। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र हो गया एवं तराई क्षेत्र हो गया। तो यह 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं आप। तो रामनगर दून, दूसरा में सोमेश्वर की घाटी और तीसरा में दून घाटी। तो पहला हो गया रामनगर दून, इसमें छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम श्रृंखला बना हुआ है, जो कि 214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोमेश्वर की घाटी, इसमें सोमेश्वर की चोटी 874 मीटर ऊंची है। इसमें नदी के काट छाट के कारण कई दर्रे बने हुए हैं, जैसे सोमेश्वर, भिखना ठोरी एवं मरवट दर्रा प्रमुख है। यह दर्रा भारत एवं नेपाल के बीच रास्ता साझा करता है। समझ गया? और तीसरा में हो गया दून घाटी। यह घाटी रामनगर दून एवं सोमेश्वर श्रेणी के बीच में पड़ता है और 24 किलोमीटर लगभग लंबी है, और इस घाटी को हरदा नदी घाटी बोलते हैं। ये समझ गए? तो ये पर्वतीय क्षेत्र वाला हम लोग देख लिए, पर्वतीय क्षेत्र वाला पहला वाला देख लिए, पहला वाला क्षेत्र देख लिए। अब समझेंगे बीच वाला मैदानी भाग वाला समझेंगे। आइए देखते हैं। बिहार का विशाल मैदानी क्षेत्र, बिहार का विशाल मैदानी क्षेत्र। तो बिहार को गंगा नदी 2 भागों में बांटती है। बिहार को गंगा नदी 2 भागों में बांटती है। समझ गए? 2 भागों में बांटा जा सकता है इसे। ठीक है? तो गंगा के उत्तरी मैदानी क्षेत्र, गंगा के उत्तरी मैदानी क्षेत्र दो, जैसे यहाँ पर मैप है, 2 भागों में बांट दिया। तो ये उत्तर वाला क्षेत्र हो गया, ये दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया। उत्तर हो गया, ये दक्षिण क्षेत्र हो गया। तो गंगा आती है उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करके पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और एक हुगली में जाकर चली जाती है। समझ गए? तो गंगा के उत्तरी मैदानी क्षेत्र समझेंगे और दक्षिणी मैदानी क्षेत्र समझेंगे। समझ गए? इसी को 2 भागों में बांट दिया गया है, बिहार का विशाल मैदानी क्षेत्र को। नदी की तीव्र ढाल, बहुत ही खेती होती है। नदी की तीव्र ढाल, बड़ी तेज से हिमालय की तरफ से नदी आती है, बहुत तेज से। इसके बाद नदी ही बताएंगे। तो बहुत तेज से हिमालय की नदी आती है, बहुत तेज से 4000 लगभग नदी निकलती है, जिसमें जो प्रमुख है उसी के बारे में आपको बताएंगे। समझ गए? तो नदी की इतनी तीव्र ढाल होती है, जैसे में कोसी नदी देखिएगा, बड़ी तेज होती है। चाहे बागमती हो, चाहे बूढ़ी गंडक हो। बूढ़ी गंडक तो पश्चिमी चंपारण से निकलती है, सोमेश्वर के पहाड़ी की तरफ से निकलती है। गंडक आती है, इतनी तेज आती है। कमला हो, ये सब एरिया, बलान हो, महानंदा हो, बहुत तेज आती है और इस क्षेत्र में तबाह मचा देती है। इसलिए बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को, बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को बोलते हैं। तो नदी की तीव्र ढाल होती है। बहुत ही इस एरिया में खेती होती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जब नदियाँ बहुत तेज़ी से आती है तो मिट्टी को उड़ेलते हुए आती है, और उड़ेलते हुए यहाँ पे
मिट्टी का जो डीप टाइप के बन जाता है, क्योंकि पानी तो चली जाती है और जो नया मिट्टी आती है उस पर खेती करने के बाद बहुत ज़्यादा इस पर खेती होता है। नया नया मिट्टी आती है, उर्वरक क्षमता काफ़ी तेज़ होती है उसमें। और एक होता है खादर और बांगर। बांगर मतलब कि ऊंचे क्षेत्र में होते हैं, सोचिए खादर से ऊंचे क्षेत्र में होते हैं, जब मिट्टी बताऊंगा तो बताऊंगा। और बांगर में हर साल तो उसमें बाढ़ नहीं आ पाता है, लेकिन उसमें खेती सिंचाई करने पर खेती हो जाता है, समझ गए। तो नदी के तीव्र ढाल बहुत ही खेती होती है, झीलें बहुत सारा बन जाती है, झीलें बन जाती है, दलदली भूमि होती है और बाढ़ग्रस्त एरिया हो जाती है और घना वन हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। ये गंगा का उत्तरी मैदानी क्षेत्र है। मेंस में बना बना कर लिखिएगा तो काफ़ी नंबर इसमें मिलता है। ये समझ गए। तो नदी की तीव्र ढाल बहुत ही खेती होती है, दलदली भूमि होती है, बहुत सारा झील हो जाता है। झील जैसे में नदी आई, एक बार और समझ लीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा उदाहरण देते हैं। झील ही बताएंगे, जलप्रपात ही बताएंगे। देखिए, जब नदी आई तो इस एरिया में नदी का साइड एरिया, नदी का रुख मुड़ गया, नदी का रुख मुड़ गया, इस एरिया में झील हो गया, यानी कि झीलनुमा गोखुर झील सब टाइप के बन गया, समझ गए। झील का अलग रास्ता मुड़ जाता है और नदी अपना रास्ता ठिकाना अलग मुड़ लेता है, तो ये इस एरिया में झील का हो जाता है, झील बन जाता है ये। अब समझिए, तो मैंने बता दिया कि नदी की तीव्र ढाल, बहुत ही खेती, झीलें, दलदली भूमि, बाढ़ग्रस्त एरिया हो जाता है, वन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी का काफ़ी प्रधानता होती है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। यह मैदान घाघरा हो, चाहे गंडक हो, चाहे बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कमला हो, कोसी हो, महानंदा नदियों के बहाव का क्षेत्र है। इन नदियों को विभिन्न दोआब में बांटा गया है। दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है दोआब होता है। तो घाघरा और गंडक के बीच में, घाघरा और गंडक के बीच में, समझ गए, घाघरा और गंडक के बीच में, फिर गंडक और कोसी के बीच में, जैसे मैप में देखिए, घाघरा और गंडक के बीच में, ठीक है, और गंडक और कोसी के बीच में, कोसी और महानंदा के बीच में, इस तरह यह दोआब हो जाता है, समझ गए। तो गंगा का उत्तरी मैदानी क्षेत्र में इतना आप समझ सकते हैं, इतना बहुत कुछ मेंस पे बनाकर आप लिख सकते हैं। तो नदी की तीव्र ढाल, बहुत ही खेती होती है, झीलें काफ़ी हो जाती है, इसमें दलदली भूमि हो जाती है, बाढ़ग्रस्त एरिया होता है, वन ज़्यादा हो जाता है और जलोढ़ मिट्टी का प्रधानता काफ़ी होता है और इस एरिया में कृषि बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए। यह मैदान घाघरा हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कमला हो, कोसी हो, महानंदा हो इत्यादि नदियों का बहाव क्षेत्र है। इन नदियों को विभिन्न दोआब में बांटा जा सकता है। घाघरा गंडक हो गया, गंडक कोसी हो गया और कोसी महानंदा हो गया। इस एरिया में जहाँ दोआब होता है, इस एरिया में काफ़ी खेती होता है, काफ़ी खेती होता है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा खेती होता है, बहुत ज़्यादा खेती होता है, समझ गए। बड़ी तेज रफ्तार पानी की होती है। अब समझते हैं गंगा के दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जो कि झारखंड की तरफ से आती है, झारखंड की इस एरिया से आती है, झारखंड की तरफ से आती है। यह क्षेत्र चाहे विंध्याचल की तरफ से आती है, देखते हैं यहाँ पर इधर से आती है, चाहे कर्मनाशा हो, चाहे सोन हो, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन आती है, समझ गया। तो गंगा के दक्षिणी मैदानी क्षेत्र समझते हैं। यह क्षेत्र पठारी भागों से नदियों द्वारा लाई गई बलुई मिट्टियों से हुआ है। ज़्यादातर नदियाँ बरसाती नदियाँ होती है और वर्षा कम होती है, समझ गए, सूखा ही रहती है, नदियों में गति नहीं होती है, क्योंकि चट्टानी एरिया है, पठारी एरिया है, तो गति नहीं होती है। और मुख्य नदियाँ कौन सा है, तो सोन है, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु इत्यादि नदियाँ हैं ये। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र है जो गंगा सोन दोआब हो, गंगा और सोन का दोआब हो, चाहे मगध का मैदान हो, चाहे अंग का मैदान में विभाजित है ये, समझ गए। तो दक्षिणी क्षेत्र है ये, पठारी एरिया है और यह नदियों द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से यह हुआ है। ज़्यादातर नदियाँ बरसाती है और वर्षा कम होता है और यह सूखा हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है, समझ गए, सूखा क्षेत्र हो जाता है यह। और ये वर्षा पर आधारित नदियाँ होती है। वर्षा कम होती है और वर्षा ज़्यादा होती है तो पानी होती है, नहीं तो ये कम हो जाती है, सूखी ही रहती है, समझ गए। तो दो भाग में बांट दिया गया। तो पहला क्या समझे, पर्वतीय भाग समझे, दूसरा मैदानी क्षेत्र समझ गए। और मैदानी क्षेत्र कितना है, तो 95% भाग है मैदानी क्षेत्र, 95% मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है ये। और इसे बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान बोलते हैं, समझ गए, मध्य गंगा का मैदान बोलते हैं। अब आगे देखिए, अब लास्ट है दक्षिण के पठारी क्षेत्र। यह क्षेत्र छोटा नागपुर के पठारी भाग का अंश है। बीच वाला तो हम लोग देख लिए,
कौन सा? एक पर्वतीय देख लिए साइड से, उत्तर वाला क्षेत्र है, उत्तर का पर्वतीय भाग या तराई क्षेत्र, और दूसरा हो गया मैदानी भाग देख लिए, और तीसरा समझते हैं दक्षिण का पठारीय भाग या झारखंड के पठारी भाग का क्षेत्रफल है क्षेत्र है ये, समझ गए, क्षेत्र है। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र है, यह क्षेत्र छोटा नागपुर के पठारी भाग का अंश है। इसमें थोड़ी मात्रा में खनिज पाया जाता है, जैसे नीस हो, ग्रेनाइट हो इत्यादि की बहुलता पाया जाता है। जैसे रोहतास क्षेत्र में पाइराइट पाया जाता है, रोहतास क्षेत्र में पाइराइट पाया जाता है, समझ गए। चूना पत्थर हो, रोहतास कैमूर क्षेत्र में सीमेंट उद्योग वहाँ पर है, रोहतास में उर्वरक क्षेत्र है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, समझ गए। डोलोमाइट, गंधक रोहतास क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपका यह भौतिक विभाजन पूरी तरह खत्म हो चुका है। बार बार रिवीजन कीजिए, मैंने जो बताया है उसको 2-3 बार देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ 3 भाग में बांट दीजिएगा, एक उत्तर वाला क्षेत्र है, मैप से पढ़िएगा, बीच में मैदानी क्षेत्र हो गया, और तीसरा कौन हो गया? पठारी क्षेत्र हो गया। इसी को मिला कर लिखना है, समझ गए। इतना समझ लिए तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद समझेंगे नदियाँ, ठीक है। तो ये आपका भौतिक विभाजन खत्म हो गया। पहला और दूसरा क्लास बार बार रिवीजन कीजिएगा, काफ़ी VVI है। अगर कि कोई छोटा एग्जाम दे रहे हैं तो अगर दोनों क्लास देख लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे पकड़ा जा सकता है बिहार के एग्जाम के लिए।